नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रेलवे पुलिस ने बरामद किया चोरी का पिस्तौल और मोबाइल, आरोपी को किया गिरफ्तार। कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने एजुकेशनल टूर को लेकर किया हंगामा। सूखे कुएं में गिरा वृद्ध, गंभीर अवस्था में इलाज के लिए किया गया भर्ती। और भारत में नहीं दिखेगा 29 मार्च का सूर्य ग्रहण। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रेलवे पुलिस ने बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान चोरी हुई पिस्टल और नकदी सहित मोबाइल को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। 1 मार्च 2025 को उसलापुर से शंकरगढ़ के बीच एक नीले कलर का बैग चोरी हुआ था, जिसमें 7.6 पिस्टल, मैगजीन, एक मोबाइल सहित नगद राशि मौजूद थी, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा रेलवे पुलिस में की गई। मामले की तहकीकात में पुलिस ने मोबाइल के लोकेशन के माध्यम से पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि उसने एक अन्य व्यक्ति के द्वारा मोबाइल खरीदा है, जिसके बाद पुलिस ने बिलासपुर व छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस में से नीले कलर का बैग चोरी किया था, जिसके मोबाइल को उसने एक दुकानदार को बेच दिया, जबकि नकद राशि खर्च कर दिया। रेलवे पुलिस ने चोरी की सामग्री बरामद कर ली है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर रेलवे पुलिस ने क्या बताया, सुनिए। जी, ये क्या हुआ था कि ट्रेन बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस में ये एक फरियादी दिनांक 3/1/2025 को बिलासपुर से और अपने शंकरगढ़ की यात्रा कर रहे थे, सुनील कुमार तिवारी नाम के। उनका क्या है कि एक बैग था, पिट्ठू बैग नीले रंग का, जो उसलापुर से और अपने शंकरगढ़ के बीच चोरी हो गया था। वो उसलापुर के बाद चलने की ट्रेन के बाद सो गए थे और चोरी हो गया था बैग। और उसकी रिपोर्ट अपने उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कायम हुई थी जीआरपी में। बाद में हमको दिनांक 26/1/2025 को जीआरपी थाना रीवा को रिपोर्ट प्राप्त होने पर असल अपराध हमारे यहाँ अपराध क्रमांक 43/25 धारा 305 CBNS का कायम कर विवेचना की गई, जिसमें विवेचना के दौरान श्रीमान SRP कार्यालय जबलपुर से CDR प्राप्त हुआ मोबाइल का। और उसमें बैग के अंदर आपको बता दें एक मोबाइल और एक 7.65 पॉइंट की पिस्टल और 19 कारतूस और 2 मैगजीन और कुछ पैसे, आई कार्ड वगैरह चोरी हुआ था फरियादी का। उस रिपोर्ट से हमने CDR निकाला साइबर सेल जबलपुर से, और CDR के आधार पर हमने आरोपी आयुष ठाकुर को इसको अरुण साहू को हमने उससे क्या बोलते हैं अपना कटनी से हमने उसको पकड़ा, रीठी कटनी से पकड़ा उसको। उसके बाद में उसने बताया कि हमने आयुष ठाकुर से मोबाइल खरीदा था। उसकी निशानदेही पर हमने और हमको नंबर आयुष ठाकुर का उसने दिया। उस सीट का VLR हमने लिया तो आयुष ठाकुर का VLR हमको रायपुर का मिला, जिससे हम पूरी टीम लेकर मैं तत्काल वहां से कटनी से रवाना होकर और बिलासपुर रायपुर पहुंचा, जिसकी फिर पुनः VLR लिया तो मेरे को जागीर चांपा का मिला, जो कि ये आयुष ठाकुर की वहाँ ससुराल है। उस ससुराल में रहकर और रायपुर बिलासपुर क्षेत्र में चोरी कर रहा है, ऐसा वो बता रहा है। फिर उससे पूछताछ जब हमने किया तो उसने बताया कि सर मैंने आज से लगभग 2-2.5 माह पहले हमने ट्रेन बरौनी एक्सप्रेस से एक नीले रंग का बैग चोरी किया था सोते हुए यात्री का, जिसके अंदर एक पिस्टल हमको स्टील बॉडी की मिली थी और 19 कारतूस मिले थे और 2 मैगजीनें मिली थी, एक मोबाइल मिला था, कुछ पैसे मिले थे। तो पैसे मैंने खाने पीने में खर्च कर दिया हूँ। मोबाइल मैंने एक अरुण साहू करके लड़का है जो इसका रीठी नाम का, उसको मैंने बेचा हूँ 2000 रुपये में। और पिस्टल मैंने गांगेश्वर उर्फ लक्ष्मण जागीर चांपा का ये सेन है और ये बाल काटने का सैलून चलाता है। एजुकेशनल टूर कोड सहित अन्य मांगों को लेकर आज कृषि विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी से संबद्ध कृषि महाविद्यालय रीवा के छात्रों ने एजुकेशनल टूर सहित अन्य मांगों को लेकर आज जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि एक्रीडिटेशन न होने की वजह से छात्रों को एजुकेशनल टूर में नहीं भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें अन्य विश्वविद्यालय से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं स्टाफ की कमी की वजह से पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।
मामले को लेकर जब हमने महाविद्यालय के DSW से बात की तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष रीवा और टीकमगढ़ महाविद्यालय का बजट नहीं आया क्योंकि एग्रीगेशन नहीं हो पाया। स्टाफ की कमी के चलते ऐसा हुआ। इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल एजुकेशनल टूर पर छात्रों को ज़रूर भेजा जाएगा। हालांकि इससे छात्रों के शिक्षा स्तर में कोई कमी नहीं आएगी। सर, हमारा मांगे है कि जो हमारा ED प्रोग्राम रहता है 4th ईयर वालों के लिए, 4th सेम में, 8th सेम में, तो वो हमारे कॉलेज में हमको फंड नहीं दिया जा रहा है। अदर यूनिवर्सिटी के जितने भी सब कैंपस हैं सबको फंड दिया गया, सबको भेजा गया बाहर ED प्रोग्राम के लिए, जो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की सर को मनाने की, DSW को, BC ने अदर सब कैंपस को फंड दिए हैं, उनको बाहर भेजा है और हमसे बिल्कुल मतलब निराश कर दिया अपनी तरफ से। हम लोगों ने फंड दिया ना कहीं दिया और हमारे साथ मिसबिहेवियर किया जा रहा है। सर, ये कॉलेज है एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ रीवा, ये JNKV के अंडर आता है जो कि जबलपुर में है। और यहाँ पे ऐसा होता है सर, 4th ईयर छात्रों को एजुकेशनल टूर मतलब बाहर अदर कैंपस में भेजते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको दिखाने के लिए। तो जो ये JNKV के अंडर जो कॉलेज आता है उसको सबको फंड मिला है और सब गए हैं बच्चे घूमने के लिए, और AG कॉलेज रीवा को फंड नहीं दिया गया, ये बोल के कि एग्रीगेशन नहीं है। अब हमारी डिमांड ये है, अगर एग्रीगेशन नहीं है तो बच्चों को एडमिशन कैसे दे रही है? क्योंकि हम लोग व्यापम को पेपर देते हैं और उसके बाद में हमें यहाँ एडमिशन मिलता है। हम अपने मन से एडमिशन नहीं लेते हैं, सरकार हमको अलॉटमेंट करती है इस कॉलेज का। जब सरकार पास एग्रीगेशन नहीं है, सरकार के पास पूरी फैसिलिटी नहीं है, तो हमें यहाँ एडमिशन क्यों मिल रहा है? तो और उसके बाद में क्या बोलते, हमने DSW सर से बात करी और DSW सर से हमने जब बात की तो DSW सर ये बोल रहे हैं कि बेटा आपका एग्रीगेशन नहीं है। तो हमारी ये कहना है, अगर एग्रीगेशन नहीं है तो बच्चों को आप लोगों ने एडमिशन यहाँ क्यों पहुँचाया? जबकि कॉलेज बंद कर दो फिर। अगर आपका फैसिलिटी नहीं है, अगर आपके पास टीचर नहीं है तो कॉलेज बंद कर दो। और हमारी ये एक मांग ये है, हमें हमारे टीचर ला के दो पूरे। यहाँ पे टीचर नहीं है तो गवर्नमेंट टीचर की एडमिशन करवाए और टीचर ला के दे, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए हमें। क्योंकि हम लोग सरकार की तरफ से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं हरदा का रहने वाला हूँ, ये भिंड का रहने वाला है, ये मुगलिया का रहने वाला है। हम सब मध्य प्रदेश नहीं, हम अदर स्टेट के भी हैं। जैसे हमारे पास कुछ बच्चे ये राजस्थान के, ये लोग ICR से एडमिशन लेके यहाँ पे आते हैं। वो कॉलेज सरकार अलॉट करती है, हम लोग हमारे मन से कॉलेज नहीं लेते हैं। यहाँ विवाद तो नहीं है। वास्तव में BSc AG फाइनल ईयर के छात्रों को एजुकेशनल टूर का प्रावधान रहता है और ये एजुकेशनल टूर का बजट जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली से आता है, ICR का, वो डेवलपमेंट ग्रांट के तहत आता है। इस वर्ष कृषि महाविद्यालय रीवा और कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ को ये इस एजुकेशनल टूर मद में पैसे नहीं आए हैं। उसका कारण ये है कि जो एक्रीडेशन आज के 2-3 वर्ष पहले हुआ है, उसमें हमारा जो डिग्री प्रोग्राम है उसका एक्रीडेशन हुआ है, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से एक्रीडेशन की पूर्ण मान्यता नहीं मिली है, जिसके कारण कि डेवलपमेंट ग्रांट का पैसा नहीं आया है। इस संदर्भ में छात्रों ने स्ट्राइक की सूचना दी है और अपनी मांग रखी है कि हमको बाहर जाने का अवसर मिले ताकि हम देश के दूसरे संस्थानों में भ्रमण एजुकेशनल टूर में कर सकें। इस दिशा में मैंने विश्वविद्यालय स्तर पर उनके पत्र को अभी फॉरवर्ड कल भी किया है, आज भी किया है, और विश्वविद्यालय के उच्च स्तरीय जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात भी हुई है। तो इस मार्च में, इस बजट में तो संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अगले बजट में अप्रैल के माह से लेकर के जून के माह के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर बजट की व्यवस्था बनती है तो हम अपने छात्रों को बाहर भेजने का प्रयास करेंगे और एजुकेशनल टूर करेंगे। ईद की तैयारी को लेकर रमजान शरीफ की आखिरी जुमा अलविदा जुमा आज पढ़ी गई। रीवा में रमजान शरीफ का आखिरी जुमा, जिसे अलविदा जुमा भी कहा जाता है, आज शहर की तमाम मस्जिदों में अदा किया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इस खास नमाज में शरीक हुए और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद ईद उल फितर की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच बैठक आयोजित की गई। शहर काजी ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा शहर की 22 मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में यातायात, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। प्रशासन की ओर से ये सुनिश्चित किया गया कि ईदगाह और मस्जिदों के आसपास पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो। शहर काजी ने कहा कि ईदगाह में सुबह 8 बजे से नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि भाईचारे और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ का ये आखिरी जुमा, जिसे हम और आप अलविदा जुमा के नाम से जानते हैं, इस जुमे की ख़ास फजीलत ये है कि
एक तो रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है। सभी मुसलमानों के दिल जो है वो नम होते हैं, आंखें नम होती हैं, दिल गमगीन होते हैं कि रहमतों बरकतों से लबरेज और भरा हुआ ये मुबारक महीना हम सब की निगाहों से उजल होने वाला है और ये हमसे विदा होने वाला है। इसलिए सभी के दिलों में जो है वो एक हसरत रहती है, आँखों में आंसू रहते हैं, आंखें नम रहती हैं। तो इस मुनासबत से इस जुमे की बहुत ज़्यादा फजीलत भी और बरकतें भी हैं। ईद की तैयारियों को लेकर के शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की आम बैठक हो चुकी है। उस बैठक में तकरीबन 22 मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा किए जाने का वक्त और जगहें जो है वो मुकर्रर कर दी गई हैं और प्रशासन को भी इससे अवगत करा दिया गया है कि जिन जिन जगहों पर नमाज होनी है, जो जिन वक्तों पर नमाज होनी है, उन मस्जिदों में साफ़ सफाई वगैरह के इंतज़ाम और रोड में जो है वो साफ़ सफाई के इंतज़ाम, ख़ास तौर पर जहाँ पर नालियाँ खुली हुई हैं उनको बंद करने का, और ख़ास तौर पर ईद उल फित्र के दिन सुबह पानी की सप्लाई जो है वो जारी रखने और जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कट करने के लिए ख़ास तौर पर तंबीह कर दी जाए कि उस दिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका कट ना हो, और ताकि किसी तरीके की नमाज में और दीगर कामों में जो है कोई खलल ना हो। और एक प्रशासन से भी गुजारिश की गई है कि अगर चांद दिख जाता है तो फिर ईद के जो रात होगी उस रात में जो दुकानें होती हैं, ख़ास तौर पर चूँकि मुसलमान भाई चांद दिखने के बाद सेवई वगैरह ख़रीदने का और दीगर चीज़ें ज़रूरत की ख़रीदते हैं, तो उस रात में दुकानें खोलने की जो है परमिशन ज़रूर दी जाए। मैं सभी अपने मुल्क वासियों को अपनी तरफ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 27 रोज़ा है, ये कल 28 रोज़ा होगा, 29 रोज़ा इतवार को। इतवार के दिन अगर शाम को चांद दिख जाता है तो सोमवार को ईद होगी, और अगर चांद नहीं दिखता है तो फिर मंगलवार को ईद होगी। भारत में नहीं दिखेगा 29 मार्च का सूर्य ग्रहण, सूतक नहीं रहेगा, दोपहर में करें पितरों के लिए धूप ध्यान। कल शनिवार 29 मार्च चैत्र मास की अमावस्या है, इसी दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। शनिवार को ही शनि का राशि परिवर्तन भी होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इस कारण देश में सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। इस विषय पर और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला। कल जो है 29 मार्च है और चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और शनिश्चरी अमावस्या है। शनिवार का दिन पड़ रहा है, अमावस्या का दिन पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार जो है शनि जो है कुंभ राशि जो है मीन राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। 29 तारीख को कुंभ राशि से जो है मीन राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। इसके कारण कई लोगों की कुंडली में साढ़े साती बनेगी, कई लोग की साढ़े साती उतरेगी, कई लोग की ढैया चलेगी, कई लोग की ढैया उतरेगी। इस तरह शनि जो है अनुकूल प्रभाव भी देंगे, प्रतिकूल प्रभाव देंगे। बहुत सारी राशियों में अनुकूलता बनेगी, लेकिन कई राशियों में प्रतिकूलता भी बनेगी, और ये बहुत विस्तार का विस्तृत विषय है। तो इसमें जो है राशियों में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। और साथ में इस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। साथ में शनिश्चरी अमावस के दिन जो है सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में दृश्य नहीं है, इसीलिए भारत में उसका कोई सूतक वगैरह नहीं है और कोई ग्रहण की धार्मिक मान्यता नहीं है। लेकिन ग्रहण पड़ रहा है, हो सके तो खाने पीने की चीज़ों में तुलसी अवश्य डाल दें, तो जिससे कि जो है वातावरण जो है, खान पान जो है दूषित ना हो। तो ये जो 29 और इसी के बाद जो है 29 तारीख की अमावस्या के बाद जो है 30 तारीख से नवरात्रि लग जाएगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नया विक्रम संवत शुरू हो जाएगा और नया विक्रम संवत शुरू होगा। और साथ में जो है इस संवत के जो राजा हैं वो सूर्य हैं और मंत्री भी जो है वो सूर्य हैं। तो इस संवत के राजा सूर्य हैं और मंत्री भी जो है सूर्य हैं। इसके कारण सूर्य प्रधान लोगों का जो है इस वर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा उनकी निकलेगी और पदों में बैठेंगे। इसका प्रभाव जो है भौतिक दृष्टिकोण से जो है और सामाजिक दृष्टिकोण से ये पड़ेगा कि कुछ थोड़ा सा राजनीतिक उथल पुथल सी मचेगी और साथ में जो है महंगाई बढ़ेगी और वातावरण जो है ये शनि के कारण और ग्रहण के कारण वातावरण जो है गर्म होगा। तो इस तरह के काफ़ी प्रभाव पड़ेंगे। इस तरह जो है आपको शनि का जो है उपाय करना चाहिए। हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ में तेल चढ़ाएं, शनि देव की पूजा करें
ओम शनिश्चराय नमः मूल मंत्र का जाप करें। नीलांजन समाभाषण रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस 10 स्तोत्र का भी जो है जाप करें, जिससे कल्याण की प्राप्ति एवं समृद्धि की प्राप्ति हो। तो ये कल जो है 29 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जो है एक तो ग्रहण हो गया, शनिश्चरी अमावस्या हो गई, साथ में शनि का मीन राशि पर प्रवेश हो गया। तो ये कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा काल जो है पूजा पाठ करके मनाएं और धार्मिकता से रहें, और जो जो उपाय बताएं अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका दिन शुभ रहेगा, और आने वाला वर्ष जो है, आने वाला संवत जो है आपके लिए शुभ। और देखते रहिए रिवर 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। सिमरिया थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग सूखे कुएं में गिर गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में घायल बुजुर्ग रामचरण दाहिया की पत्नी मुन्नी देवी ने बताया कि हम लोग महुआ गांव के रहने वाले हैं, जो कि चौरा पंचायत अंतर्गत आता है। घटना के दिन हमारे पति गहाई करने बख्तर गांव गए थे, जहां से सूखे कुएं में गिर गए। थ्रेसर बंद होने के बाद जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो जिनके यहाँ काम कर रहे थे उन लोगों ने अस्पताल पहुँचाया। चौरा पंचायत, गांव महुआ खून, थाना सिमरिया। ये कहाँ गए थे, क्या हुआ? ये बख्तन गिर रहे हैं, गाँव है ने तो वहाँ ठेसर खड़ा कर दिन बाद, और गए मालूम नहीं रहा कि इधर आ रहा है, तो वह मैं गिर गई। बाथरूम करने गए? हाँ। कौन से गांव में गिरे हैं ये? बख्तन में। बख्तन में? बख्तन? हाँ, बख्तन में गिरे। ये अब हम पचे घर में रहे, हमें मालूम नहीं है कितनी दाग गिरे। जब ठेसर बंद भा तो जेके घर में ठेसर लगा रहा जे के वहाँ, तो फैसू नहीं, घर आई नहीं के गुरुजी गिर गए नहीं दारा में। सूखे कुआं गिरे? हाँ, सूखे कुआं गिरे। काफी गंभीर है, काफी चोट लगी? हाँ, चोट काफी लगी है। बांसा से बहुत खून जाता रहा, वहाँ से मारिया में दवाई भाई है, जैक्सन सूजी तो खून उन धोया दिन, नहीं तो मान पूरा हार भरा रहा। सिमरिया के रहने वाले? हाँ, हम पचे महुआ कौन का थाना से मारिया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मऊगंज का रहने वाला हिमांशु पटेल अपनी बाइक से जा रहा था कि सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही बाइकर्स की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से टक्कर में हिमांशु पटेल की मौत हो गई। मोटरसाइकिल से जा रहा था सर, अब क्या बताएं कैसे हो गई। बाजार जा रहा, मऊगंज जा रहा। तो कहे तो ठोकर हुई थी? उधर से एक मोटरसाइकिल आ रही से इधर से जा रहा था, वही दोनों में टकरा गया। तेज रफ्तार हो रहे? हाँ। ये कहाँ घटना है? ये मऊगंज में है, अमन मोटर पार्क के पास। वहीं पे? हाँ। रहने वाले आप लोग कहाँ थे? दुर्गमा के जी। कल हुई घटना? 9:30 बजे। रात में? नहीं, दिन में, सुबह। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में रीवा व शहडोल संभाग की बैठक हुई। आज पार्टी कार्यालय अटल कुंज में संगठनात्मक विषयों पर रीवा व शहडोल संभाग की संभागीय बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि अजय जामवाल, जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री छत्तीसगढ़ रहे हैं। बैठक में मंचासीन प्रदेश महामंत्री एवं रीवा संभाग प्रभारी रणवीर सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री शहडोल संभाग प्रभारी शरदेंदु तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष भी वीरेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। रीवा और शहडोल संभाग की इस बैठक में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके मार्गदर्शक, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदरणीय अजय जामवाल जी भाई साहब, मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगा कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर भाई साहब का करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें।
बिंद की धारा पर। हम सबके पालक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और रीवा संभाग के प्रभारी आदरणीय रणवीर रावत जी का भी आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हम सबके मध्य में विराजमान अपने ही बिंद के सपूत चुरहट क्षेत्र के पूर्व विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और शहडोल संभाग के प्रभारी आदरणीय सारदेन जी का भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। आज इस संभागीय बैठक में अपेक्षित श्रेणी के जो हमारे बंधु मातृशक्ति उपस्थित हुए हैं, उन सब का मैं रीवा जिले के अध्यक्ष होने के नाते आप सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीते दिनों अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह की याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर 23 तारीख तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया था, जिसके बाद जांच दल गठित किया, जिसको लेकर आज अनूप कुमार सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। लिए उपस्थित था। जब मैं वहां जा रहा था तो वेलकम चौराहा आता है, जहां से अल्ट्राटेक की खदानें शुरू होती हैं। वहां पर मैंने कई आम लोगों से चर्चा किया कि जन सुनवाई है, आप लोग अपनी समस्याओं के संदर्भ में वहां पर चर्चा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, हमको कोई पेयजल की सुविधा नहीं दी जा रही, हमारे मकानों पर डस्ट जमे हुए हैं, फसलों पे डस्ट जमी हुई है। और मैंने खुद वहाँ देखा कि इतनी डस्ट उड़ रही थी कि विजिबिलिटी भी कम हो रही थी, खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल था। मैं खुद चिंतित था कि अल्ट्राटेक जो कि ए क्लास इंडस्ट्री है, देश का नंबर 1 सीमेंट होने का दावा करते हैं, उनके पास कोई फंड की कमी नहीं है, फिर भी माइंस में IBM के हिसाब से इनको प्लांट्स लगाने होते हैं, ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना होता है, 7.5 मीटर कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन बेल्ट मेंटेन। मैंने वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्लांटेशन नहीं पाया। साथ ही मानक हैं कि आप कोई अगर पब्लिक रोड है उसके क्लोज से एक्सकवेशन यानी खुदाई नहीं करेंगे। मैंने कई स्पॉट पे ऐसा देखा कि करीब 50 मीटर से 100 मीटर छोड़ के करना है, 10-10, 20-20 फीट किनारे तक रोडें खोल ली गई हैं, कोई फेंसिंग नहीं कर रखी है, जबकि फेंसिंग होना अनिवार्य है। वहाँ पर डस्ट उड़ते हुए हर चीज़ों को ख़राब कर रही है। मैं जब जन सुनवाई में गया तो वहाँ मैनेजमेंट ने बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने ये कर रखा है, पर्यावरण के मानकों को, कंप्लायंसेस को हम पूरी तरह लागू कर रखे हैं। मैंने भी अपनी आपत्तियाँ और सुझाव वहाँ पर प्रस्तुत किए और मैंने इस बात को विशेष तौर से उठाया कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ नहीं हैं। अगर हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आ रही है, एक और अगर सीमेंट प्लांट लग रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारी आम जनता, हमारे जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, मैंने खुद वहाँ से प्लांट में देखा कि 33% ग्रीन बेल्ट मैंडेटरी है। 50 to 100 मीटर चौड़ाई में 3 to 4 लीयर्स के बड़े पेड़ लगाने हैं, लेकिन मुझे कुछ भी वहाँ नहीं दिखा। जिस साइट पर इसी आयोजित हो रही थी, मैंने वहाँ पर उपस्थित सारे डिपार्टमेंट और सभी का ध्यान आकृष्ट किया कि इस बिंदु पर अल्ट्राटेक को कंप्लायंसेस करना चाहिए। साथ में
कोई स्प्रिंकलर नहीं किया गया था। जब मैं वेलकम चौराहे से जा रहा था तो रोड पर पानी को स्प्रे करने का प्रावधान है, लेकिन उस दिन भी शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के सैन्य विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं का मौर्यकालीन देवर कोठार स्तूपों एवं बघेल राजवंशियों के ऐतिहासिक किलों का शैक्षणिक भ्रमण किया गया। शैक्षणिक भ्रमण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान से परे जाकर ऐतिहासिक स्थलों एवं सांस्कृतिक धरोहरों को प्रत्यक्ष रूप से समझने का एक अवसर प्रदान करता है। इसी क्रम में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी के संरक्षण में हाल ही में मौर्यकालीन देवर कोठार स्तूपों और बघेल राजवंश के ऐतिहासिक किले का भ्रमण किया। ये आयोजन सैन्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के आयोजकत्व और डॉक्टर आरती तिवारी, संतोष कुमार विश्वकर्मा के सहयोग से हुआ। इस यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर संतोष अग्निहोत्री, प्राध्यापक वनस्पति विज्ञान, ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय इतिहास की महान धरोहरों को जानना, समझना और उनकी ऐतिहासिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक महत्ता को आत्मसात करना था। देवर कोठार मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जो मौर्यकालीन सभ्यता एवं सम्राट अशोक के बौद्ध का प्रचार का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है और यहाँ कई बौद्ध स्तूप स्थित हैं। छात्रों को बताया गया कि इन स्तूपों की खोज 1982 में हुई थी और यहाँ मिले अवशेष ये दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र कभी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। स्तूपों के निर्माण में ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो मौर्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यहाँ से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक संरचना की झलक प्रदान करते हैं। छात्रों ने इस स्थल पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, स्तूपों की संरचना और ऐतिहासिक महत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस भ्रमण से वे मौर्यकालीन कला, संस्कृति, धर्म और स्थापत्य के बारे में अधिक गहराई से समझ पाए। इसके बाद छात्र छात्राओं ने बघेल राजवंश के ऐतिहासिक किले का भी भ्रमण किया। ये भ्रमण छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और रोचक रहा। उन्होंने इतिहास की कई पुस्तकों की पढ़ी जानकारियों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। इस यात्रा ने उनकी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ाया तथा भारतीय इतिहास, संस्कृति और धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।